नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। जेल से नहीं चलेगी दिल्ली की सरकार, ये कौन कह रहे हैं? यहाँ के उपराज्यपाल एलजी साहब कह रहे हैं। केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने की मंशा पर उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने साफ किए अपने इरादे। आप सभी जानते हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल साहब की दिल्ली में जो शराब नीति आई हुई थी ना, आबकारी नीति, उसमें ईडी ने गिरफ्तारी की है। और फिर आप सभी जानते हैं कि क्या हो रहा है, ये दिल्ली जेल में पहुंच चुके हैं और वहां से अपने आदेश जारी कर रहे हैं, वहां से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी की बातें की जा रही हैं। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बोले ऐसा नहीं होगा, इसका मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाता हूं। ईडी हिरासत से केजरीवाल के कथित 2 आदेशों की सच्चाई का पता लगा रही है दिल्ली पुलिस। ये भी आप देखेंगे। ये आप देखिए, केजरीवाल को यदि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो यह सीधे तौर पर अदालत पर निर्भर होगा कि वह उन्हें मुख्यमंत्री पद के दायित्व का निर्वहन करने देती है या नहीं। और इसे लेकर संवैधानिक नियम कायदे जैसे जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि पूर्व में ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आता है जब किसी पीएम या सीएम ने जेल में रहकर सरकार चलाई हो। और देखिए एक बात और योगेंद्र नारायण कह रहे हैं, पूर्व महासचिव है राज्यसभा के। एक बात और आपको बता दूं, हमारा कोई भी नियम, कोई भी हमारा संविधान ये नहीं कहता है कि अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो जाती है तो वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा उसे, वो वहां से सरकार नहीं चला सकता है। वो चला सकता है। देखिए अभी उसे सजा नहीं हुई है, समझ रहे हैं आप लोग। किसी सरकारी अधिकारी के जेल जाने पर उसे निलंबित करने का कानून है, लेकिन नेताओं के लिए नहीं है। फिर भी अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त सुधीर अग्रवाल सदस्य एनजीटी के ये कह रहे हैं। और केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो उनके लिए जेल नियमावली नहीं बदली जाएगी, उन्हें फाइलें देखने, ऑर्डर जारी करने की छूट नहीं दी जा सकती है। उमेश सहगल पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली के हैं। और देखिए कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर अगर अरविंद केजरीवाल चाहे तो आप देखते हैं कि इस्तीफा दे सकते हैं, उन्हें जरूरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो ये भी आप देखेंगे। और क्या विकल्प है इनके पास? तो राजनिवास सूत्रों ने बताया कि जेल नियमावली के अनुसार सीएम ने वहां कोई बैठक कर सकते हैं, कोई बैठक कर सकते हैं ना, वहां कोई बैठक कर सकते हैं और ना ही फाइलों या पत्रों का आदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इससे गोपनीयता भंग होती है। और अब अगर कैबिनेट बैठक नहीं होगी तो निर्णय नहीं लिया जा सकेंगे। और एलजी की स्वीकृति के लिए भी फाइल सीएम द्वारा ही भेजी जाती है। लेकिन 21 मार्च जब से केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, उक्त दोनों ही प्रक्रियाएं बंद हैं और आप सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। इस सूरत में सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है और ऐसा तभी संभव है जब दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो जाए। और सूत्रों की माने तो आप देखिए अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं एवं जेल से सरकार चलाने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं तो लंबित फाइलों की संख्या बढ़ती जाएगी, जिससे संवैधानिक संकट खड़ा होना तय है। लेकिन यदि केजरीवाल इस्तीफा देकर किसी और को सीएम बना देते हैं तो सरकार अवश्य ही बचे हुए कार्यकाल पूरा कर सकेगी। और देखिए दिल्ली में आप सभी जानते हैं कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहीं के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी की स्थापना कब हुई थी ये आप लोग बताइएगा। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? बंगाल में जब्त संपत्तियां गरीबों को लौटाएगा केंद्र, मोदी साहब कह रहे हैं। केंद्र सरकार अब बंगाल में ईडी द्वारा भ्रष्टाचारियों से जब्त की गई करीब 3000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों और राशियों को गरीबों को लौटाने की तैयारी कर रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के नादिया जिले की कृष्णानगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी कृष्णा नगर राजघराने की राजमाता अमृता राय से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ये बात कही है। और सभी बड़ी पार्टियों ने भुनाए हैं चुनावी मंड, सीता वित्त मंत्री साहिबा कह रही हैं। और पीएमएलए से जुड़े आरोप पर ही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि यदि आपराधिक साजिश मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित नहीं है तो आईपीसी की धारा 120 बी को लागू करके पीएमएलए के मामले में मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। ये आप देखिए, महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी के लिए
श्रीनेत व घोष को नोटिस दिया गया। चुनाव आयोग सख्त, 29 को शाम 5 बजे तक कांग्रेस व भाजपा नेता से मांगा जवाब। अभिनेत्री कंगना रनौत, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ की गई थी ये टिप्पणियां। और श्रीनेत ने क्या कहा था? कंगना रनौत को मंडी से टिकट मिलने के बाद इंस्टाग्राम पर उनकी एक आपत्तिजनक फोटो के साथ ही सुप्रिया सीनेत ने लिखा था, क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा क्या? और विवाद के बाद सीनेत ने इसको इंस्टाग्राम से हटा दिया था। साथ ही कहा था कि उनके अकाउंट से किसी दूसरे ने पोस्ट कर दिया था। दिलीप घोष ने क्या कहा? तो दिलीप घोष ने कहा है कि दीदी गोवा जाती हैं और कहती हैं कि मैं गोवा की बेटी हूँ, फिर त्रिपुरा जाती हैं और कहती हैं कि त्रिपुरा की बेटी हूँ। तय करें कि आपका पिता कौन है, सिर्फ किसी की बेटी बनना अच्छा नहीं है। देखिए, तो इस तरह की टिप्पणियां मैं कहता हूं आप लोगों से, देखिए कि ये नेता है और नेताओं से ज्यादा नैतिकता की आप उम्मीद मत किया करिएगा। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तेज गर्मी को लेकर बढ़ाया जा सकता है मतदान का समय। आप देखिए, चुनाव आयोग मौसम के तेवरों से निपटने की तैयारी में भी जुट गया है। संकेत है कि गर्मी के मद्देनजर मतदान शुरू होने का समय सुबह 8 बजे की जगह 7 बजे और मतदान खत्म होने का समय शाम 5 बजे से बढ़ाकर 7 बजे तक किया जा सकता है। देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय निर्वाचन आयोग की एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कुछ राज्यों में तापमान पहुंचा 40 डिग्री के पास। देख लीजिए, सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर। मुंबई इंडियंस के विरुद्ध 20 ओवरों में बनाए 277 रन। क्लासेन हेड और अभिषेक ने जड़े। आप देखेंगे कि अभिषेक ने कितने जड़े, अर्धशतक। चलिए, आईपीएल चल रहा है ना। तो दुश्मन के घर में कार्रवाई कर सकती वायुसेना, चौधरी साहब कह रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने कहा है कि बालाकोट जैसे अभियानों ने साफ कर दिया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो दुश्मन की सीमा से परे जाकर हवाई ताकत दिखाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष का सैन्यीकरण अपरिहार्य वास्तविकता बन गई है। म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने में आप देखिए 31,000 करोड़ का खर्च। म्यांमार से लगती 1610 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने में भारत ने करीब एक दशक में आप देखते हैं कि 30,700 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। बाड़ लगाने का मकसद तस्कर और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना है। ये आप देखिए, ये है म्यांमार। ये आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारे किससे? पड़ोसी म्यांमार से। सस्ते में करा सकेंगे घरेलू उत्पादों की मरम्मत। केंद्र सरकार ने राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क से सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को जोड़ने के लिए कहा। कंपनियों को अपने उत्पाद उनके रिपेयर की सुविधा के बारे में देनी होगी विस्तृत जानकारी। और फार्मिंग सेक्टर में आप देखिए, वाटर पंप हो गया, मोटर, ट्रैक्टर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल फोन, लैपटॉप, डाटा स्टोरेज, सर्वर, प्रिंटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल में टीवी, फ्रिज, गीजर, मिक्सर, ग्राइंडर, चिमनी। और आप देखिए, ऑटोमोबाइल में यात्री वाहन, कार, दोपहिया व इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। राइट टू रिपेयर पोर्टल पर देनी होगी अधिकृत सर्विस सेंटर की जानकारी। अच्छी बात है। अब आप देखिए, केजरीवाल गिरफ्तार, हर जगह आप देखते हैं यही बातें चल रही हैं। आपको मालूम है 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी, एक राष्ट्रीय पार्टी भी बन चुकी है। अन्ना आंदोलन से निकले हुए हैं नेता अरविंद केजरीवाल। अब आज आप देखते हैं कि इनका दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है मामला। अब देखते हैं क्या होता है। इस तरह खत्म हुआ एक देश एक चुनाव। आजकल आप देख रहे हैं एक देश एक चुनाव की बात हो रही है ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन की, एक बार में चुनाव करवा लिए जाए, 5 साल को फुर्सत हो। केंद्र सरकार ने हाल ही में उच्च स्तरीय समिति का गठन कर एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवस्था के लिए कवायद शुरू की है। हालांकि देश में पहले भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते रहे हैं।
और दिसंबर 1951 और फरवरी 1952 के बीच स्वतंत्र भारत में लोकसभा विधानसभा दोनों के लिए पहला चुनाव हुआ था। यह पिछली सदी के 7वें दशक के अंत तक जारी रहा और जब अस्थिर गैर कांग्रेसी सरकारें गिरने लगीं तो मध्यावधि चुनाव हुए तो संयुक्त चुनाव व्यवस्था का क्रम टूट गया। 1967 के बाद से टूट गया। अब फिर से साथ कराने की बातें हो रही हैं। दिव्यांगों ने किया जागरूक। लोकसभा चुनाव के अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए बेंगलोर में बुधवार को दिव्यांगों ने जागरूकता रैली निकाली। इस रैली का आयोजन कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने किया था। एक आप लोग खुद सोच के देख लीजिए, 67% वोट पड़ा था पिछली बार 2019 में, यानी कि आप कहिए कि कितना, 33% लोगों ने वोट नहीं डाला था। आप सोचिए कि ये हाल है हमारे देश का। क्यों नहीं डाला था? इसीलिए जागरूकता किया जा रहा है कि वो भी वोट डालें, अच्छी वोट परसेंट हो। छब्बीस 11 की हीरो सदानंद बने एनआईए के डीजी। महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख दाते को 2026 तक एनआईए की कमान। सीबीआई और सीआरपीएफ में भी संभाल चुके हैं ऊंचे ओहदे। महाराष्ट्र केडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, याद रखिएगा। और एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। राजीव शर्मा पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो के डीजी नियुक्त किए गए हैं। ये राजस्थान कैडर के 1990 के आप देखते हैं एक बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सैन्य आयात पर निर्भरता शून्य करने की जरूरत है, सेना प्रमुख कह रहे हैं। जनरल मनोज पांडे बोले रखी जा चुकी है अपनी जरूरतें पूरे करने की आधारशिला। ये आप देखिए, जस्टिस ऋतुराज पंकज कुमार व अजय तिर्की बने लोकपाल में सदस्य। ये आप देखिए 2019 में लोकपाल आ चुका है, बन चुका है, नियुक्ति भी हो चुकी है, आप सभी जानते हैं। इस सिविल सेवा परीक्षा के लिए 5 से 8 साल की तैयारी युवा ऊर्जा की बर्बादी। ये संजीव सान्याल ने कहा। यूपीएससी या ऐसी अन्य परीक्षाओं के लिए केवल एक प्रयास करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की आप देखते हैं कि परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा है कि लाखों छात्र सिविल सेवा परीक्षा के लिए 5 से 8 साल तक की तैयारी करते हैं। यह ऊर्जा युवा ऊर्जा की बर्बादी करते हैं। और सान्याल ने कहा कि अगर कोई प्रशासक बनना चाहता हो तो उसे केवल यूपीएससी या ऐसी अन्य परीक्षाओं के लिए एक प्रयास करना चाहिए। सान्याल ने इंटरनेट मीडिया मंच पर एक्स पर लिखा है। अब आप देखिए बहुत सारे लोग इनका विरोध करेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे सही कह रहे हैं। और यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा आदि के अधिकारियों का चयन करने के लिए हर साल 3 चरणों में होती है। इसमें आप देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू आपका होता है। बैंक धोखाधड़ी मामले में पैराबोलिक ड्रग्स की 82 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। ये आप देखिए, पत्थरों पर कई आकृतियां। हिंदू पक्ष ने कहा कि ये सनातन प्रतीक चिन्ह है। ये आप देखिए, सर्वे चल रहा है ना, भोजशाला में खुदाई के दौरान एएसआई की टीम को करीब 20 पत्थर ऐसे मिले हैं। और यहाँ भी आप देखते हैं हिंदू मुस्लिमों के बीच विवाद बना हुआ है। सरस्वती मंदिर होने के दावे पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने परिसर में एएसआई सर्वे आदेश दिया है। और एएसआई की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी, याद रखिएगा। पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट ड्रग्स बरामदगी मामले में दोषी करार। राजस्थान के एक वकील को झूठा फंसाने के मामले में आया ये फैसला। गुजरात दंगा
मामले में गलत बयानबाजी के लिए भी रहे थे, काफी विवादित में। ये आप देखेंगे कि मैं कहता हूं कि शक्ति मिलना बड़ी बात नहीं है, पावर मिलना इस समय बड़ी बात नहीं है, उसे संभाल के और सही उपयोग करना बड़ी बात होती है। और कई अधिकारियों को आप देखते हैं कि इस तरह के कारनामों में लिप्त पाए जाते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जन्मा चीता हुआ 1 वर्ष का, कल मनाई जाएगी उसकी वर्षगांठ। नामीबिया से लाई गई चीता ज्वाला ने गत वर्ष दिया था 4 शावकों को जन्म। इस उपलब्धि को 29 को किया गया था साझा, इसलिए उसी तारीख को मनाई जाएगी वर्षगांठ। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए ना, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, उन्हीं की बात हो रही है। 11 साल से सोलर बस को घर बनाकर रह रहे हैं प्रोफेसर चेतन। उदयपुर स्थित विद्या भवन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात है। एआई से तैयार किया जा सकेगा ऊर्जा बचाने वाले घर। और MNNIT के विज्ञानियों ने बनाए 12 कंप्यूटर मॉडल। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार एआई से तैयार होगा भवन का नक्शा, ये आप देखेंगे। अच्छी पहल है। आप देखिए संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिलती है, तो जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। भारत पर थोपे जा रहे हैं पश्चिमी पैमाने। तो आप देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का नाम का वैश्विक सूचकांक इन दिनों चर्चा में है, और इसे तैयार करने वाले संगठन ने अपनी परंपरा के अनुसार भारत को पिछड़ा दिखा है। हैप्पीनेस इंडेक्स की 143 देशों की सूची में भारत 126वें स्थान पर रखा गया है, और सूची के हिसाब से भारत की स्थिति निराशाजनक नजर आ सकती है। लेकिन यह भी याद रहे कि प्रसन्नता एक सापेक्षित भाव है। आखिरकार तानाशाही शासन वाला चीन की प्रसन्नता के मामले में 64वें स्थान पर मौजूद है, और रैंकिंग की कायदे से पड़ताल करने से इसकी पोल खुद ही खुल जाती है। जैसे कि युद्ध की विभीषिका का सामना कर रहे रूस यूक्रेन प्रसन्नता के पैमाने पर भारत से ऊपर आके गए हैं। यहाँ तक कि इराक और फलस्तीन जैसे देश भी तमाम दुश्वारियों के बावजूद भारत से ऊपर है, तमाम आम जरूरतों की पूरी में भारी किल्लत का सामना कर रहे पाकिस्तान को भी भारत से अधिक खुशहाल बताया गया है। ऐसे में यह सूची बड़ी विचित्र प्रतीत होती है। अब आप देखिए जो सूची आई हुई है उसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रसन्नता को मापना असंभव सा काम है। प्रसन्नता के निर्धारक व्यक्तिगत एवं सांस्कृतिक स्तर पर अलग अलग हो सकते हैं। कुछ दार्शनिकों की दृष्टि में प्रसन्नता आनंद की प्राप्ति में निहित है, तो कुछ जीवन को सार्थकता प्रदान करने में प्रसन्नता खोजते हैं। और जब हम विभिन्न देशों में खुशी को मापने का प्रयास करते हैं तो यह कवायद और जटिल हो जाती है। सांस्कृतिक विविधताएं भी इसमें भूमिका निभाती हैं। दुनिया के किसी हिस्से में किसी व्यक्ति को यदि किसी चीज से खुशी मिलती है तो संभव है कि विश्व के किसी दूसरे कोने में किसी व्यक्ति को उससे प्रसन्नता ना मिले। पश्चिम में जहां व्यक्तिगत उपलब्धियों को खासा सराहा जाता है, वहीं पूरब के देशों में पारिवारिक एवं सामुदायिक जुड़ाव को खासी महत्ता दी जाती है। भिन्न भिन्न आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्यों में यह सांस्कृतिक पहलू समूचे विश्व में प्रसन्नता के किसी एक मानक की स्थापना को और मुश्किल बना देता है। भारत में व्यापक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय और अन्य विविधताओं को देखते हुए इस प्रकार का सर्वे अपने उद्देश्य के साथ न्याय नहीं कर पाता। यह तो वही बात हुई कि समंदर की था महज कुछ बूंदों से लेने की कोशिश की जाए। भारत में खुशियों और उनके पीछे के पहलुओं में इतनी बारीकियां जुड़ी हैं कि जिन्हें महज कुछ नमूनों से नहीं मापा जा सकता है। और इसके अतिरिक्त बेहतरी के विस्तारित एवं आत्मपरक प्रकृति, व्यक्ति के मिजाज और सामाजिक प्रतिमान और सांस्कृतिक संबंध प्रसन्नता को शुद्ध रूप से मापने का मामला और पेचीदा बना देती है। ऐसे सर्वे तैयार करते समय अक्सर सांस्कृतिक संवेदनशीलता के पैमाने की अनदेखा कर दिया जाता है, और भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश में प्रसन्नता और जीवन से संतुष्टि संबंधी प्रश्न सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी प्रभावित हो सकते हैं। इन बारीकियों के बिना जुटाया गया कोई भी डाटा भारतीयों को लेकर सही तस्वीर नहीं पेश कर सकता है। हैप्पीनेस इंडेक्स और ऐसे अन्य सूचकांक कुछ और मुद्दे भी उठाते हैं, लेकिन यह ना विस्मित किया जाए कि वैश्विक एजेंसियों और थिंक टैंक अक्सर भारत विरोधी नैरेटिव चलाने
चलाते हैं और आलोचक भारत की नकारात्मक तस्वीर चित्रित करते हैं, जिसमें भारत के प्रति पूर्वाग्रह प्रत्यक्ष दिखता है। ऐसी धारणा विभिन्न कारकों की जटिल अभिक्रिया के उपरांत आकार लेती है और जिसके जिसके भारत की वैश्विक छवि और नीति निर्माण के लिहाज से गहरे निहितार्थ होते हैं। और इस प्रकार की विसंगतियों के पीछे एक कारण डाटा उपलब्धता और विश्वसनीयता का भी है। और कई मामलों में भारत के सांख्यिकी विभागों में से समय पर डाटा उपलब्ध नहीं हो पाता, तो इस कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अन्य स्रोतों का रुख करना पड़ता है। इससे विसंगति की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही आशंका बलवती हो जाती है और प्राप्त आंकड़ों की अपने विमर्श के अनुरूप व्याख्या की जा सके, उन्हें तोड़ा मरोड़ा जा सके। और इसका सीधा, सरल और सटीक समाधान यही है कि डाटा नियंत्रित अंतराल पर जारी किए जाए और इसकी समूची प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जाए। एक उल्लेखनीय पहलू वैश्विक सूचकांकों पर अति निर्भरता का भी है, जिसमें अक्सर विकसित देशों के नजरिए की ही अधिक छाप होती है। इससे एक जटिल दृष्टिकोण की स्थिति उत्पन्न होती है और जिसमें भारत जैसे देशों की उपलब्धियों के प्रति ना तो वैसी समझ होती है और ना ही उनकी सराहना। चूंकि अब विकासशील देशों के स्तर पर ऐसे किसी वैकल्पिक सूचकांक का अभाव है, तो इस मोर्चे पर आप देखेंगे असंतुलन की खाई इसी प्रकार बनी हुई है। ऐसे में आप देखिए विकसित देशों के नैरेटिव की काट के लिए जरूरी है कि भारत और अन्य विकासशील देश अपने सूचकांक और रेटिंग प्रणाली विकसित करें और उसमें स्थानीय वास्तविकताओं और प्राथमिकताएं झलकनी चाहिए जो प्रभावी वैश्विक विमर्श का मुकाबला कर सकें। और जहां तक खुशी की बात है, तो इसके संदर्भ में हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन ने यथार्थ ही कहा था कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। स्पष्ट है कि प्रसन्नता एक बहुत ही सापेक्षिक मुद्दा है और प्रसन्नता को लेकर पश्चिम और भारत के दृष्टिकोण भी अलग है और जिसमें भौतिकता और सांस्कृतिक पक्ष जैसे पहलुओं का अंतर है। चूंकि वैश्विक सूचकांक मुख्य रूप से व्यक्तिगत बेहतरी और आर्थिक पहलुओं का संज्ञान लेते हैं, इसलिए भारतीय प्रसन्नता को निर्धारित करने वाले सामुदायिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक मूल्यों पर गौर नहीं कर पाते हैं, जिनसे खासी गहराई होती है। ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि भारत प्रसन्नता को मापने के लिए समग्रता से परिपूर्ण अपना एक ढांचा विकसित करे और जिसमें विविधतापूर्ण दार्शनिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश हो। ऐसा करके भारत वैश्विक विमर्श में व्यापक रूप से समृद्ध विमर्श प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकेगा और जिसमें आप देखिए उसके समाज के अनूठे तानेबानों के साथ ही उसकी ज्ञानवान और दार्शनिक विरासत की छाप नजर आएगी। देवराय प्रधानमंत्री की सलाह परिषद के प्रमुख है और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान है। इन्हीं के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। इन दोनों लोगों को आप लोग देख भी रहे स्क्रीन पर। नकली दवाओं पर कब लगेगी लगाम? अभी आपने देखा है कि जो नकली दवाएं बना रही थी, जिनके ड्रग टेस्ट फेल हो गए, उन्होंने चुनावी चंदा भी दिया हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड भी खरीदे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया ये रिश्वत थी सरकारों को कि भैया हमारे टेस्ट फेल हो रहे हैं तो हमें आज़ादी दीजिए और हम आपको रिश्वत दे रहे हैं। और दवाएं नकली होती हैं, अगर ये हम लोगों तक आती हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य कहिए, क्योंकि नुकसान पहुंचाएंगी, नॉर्मल सी बात है। दवाएं बीमारी के वक्त शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ गंभीर स्थिति में जीवन रक्षक होती हैं। स्वास्थ्य के लिए वरदान समझी जाने वाली यही दवाएं यदि मुनाफाखोरी का जरिया बन जाएं तो सेहत की दुश्मन बन जाती हैं। पिछले सप्ताह आप देखें, दिल्ली पुलिस ने नकली दवाओं के एक बड़े गिरोह को पकड़ा। पुलिस ने आरोपितों के पास से कैंसर की अलग अलग ब्रांड की नकली दवाएं बरामद की। इनमें 7 दवाएं विदेशी और 2 भारतीय ब्रांड की हैं। आरोपी कीमोथेरेपी के इंजेक्शन में 50 से 100 रुपए की एंटी फंगल दवा भरकर 1 से 1.25 लाख रुपए में बेच रहे थे। कुछ दिन पहले ही तेलंगाना में औषधि नियंत्रक प्रशासक ने चाक पाउडर से भरी डमी गोलियां बरामद की। इसी तरह गाजियाबाद में नकली दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री पकड़ी गई है। देश के अलग अलग हिस्से में से आए दिन गुणवत्ता विहीन और मिलावटी दवाओं के कारोबार से जुड़े मामले प्रकाश में आते रहते हैं। एक ही मर्ज की बाजार में मिलने वाली अलग अलग ब्रांड की दवाओं की दक्षता में अंतर होना चिंताजनक है। नकली और मिलावटी दवाएं जहां बीमारी से लड़ने में असरदार नहीं होती हैं, वहीं वे दूसरे रोगों का कारक बनती है। इनका सेवन गुर्दे, यकृत, हृदय और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। गुणवत्ता विहीन दवाएं निर्यात के मोर्चे पर देश की साख भी कमजोर करती हैं। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाली ये गतिविधियां अब संगठित अपराध की शक्ल ले चुकी हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा, सिरप पीने की वजह से किसी देश में आप देखते हैं कि वो बच्चों की डेथ हुई थी, बाद में हमारी बड़ी किरकिरी हुई थी, उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। दवा निर्माण एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। ये नैदानिक परीक्षण के बाद उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। दवा कंपनियों में प्रयोगशालाएं होती हैं जहां प्रत्येक चरण का
आकलन कर दवा को अंतिम रूप दिया जाता है। और भारतीय भेषज संहिता और आप देखिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य फार्मूले से दवाओं का निर्माण, परीक्षा और संधारण होता है। हर दवा निर्माता कंपनी के लिए तय प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है। देश में नकली और मिलावटी दवाओं पर रोक लगाने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में दंड और जुर्माने का प्राविधान है और इसके अंतर्गत नकली दवाओं से रोगी की मौत या गंभीर चोट पर आजीवन कारावास की सजा है। और मिलावटी आप देखिए बिना लाइसेंस दवा बनाने पर 5 साल की सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों का राष्ट्रीय नियामक है। भारत की औषधि महानियंत्रक दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण से जुड़े मानक निर्धारित करते हैं। यह राज्यों के खाद्य एवं औषधि नियामक प्राधिकरण के साथ समन्वय भी स्थापित करता है। राज्य स्तर पर औषधि नियंत्रक एवं जिला में निरीक्षक दवाओं की गुणवत्ता निर्धारित करने वाला सबसे अहम कड़ी है। देश के अलग अलग राज्यों में 29 दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इसके अलावा 8 केंद्रीय लैब भी स्थापित है। मिलावटी दवाओं पर रोक लगाने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। ऐसे मामलों में आप देखिए राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर नियामक एजेंसियों द्वारा कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह समझ पाना आसान नहीं कि किसी दवा का रासायनिक संयोजन क्या है। मरीजों को दवाओं के बारे में जरूरी और स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी जाती है और कई बार तो पर्चे पर लिखी दवा का नाम उच्च शिक्षित व्यक्ति भी नहीं पढ़ पाता है। इसके लिए आप देखिए नियामकों द्वारा समय समय पर चिकित्सकों को दवा के नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखने के निर्देश दिए गए हैं। मरीज को लिखी गई दवाओं में किसका क्या नाम है, यह जानकारी चिकित्सक द्वारा मरीज को दी जाए तो आपूर्ति तंत्र में घटिया दवाओं की मौजूदगी थमेगी। इससे चिकित्सक मरीज के बीच भरोसा भी बढ़ेगा। पिछले साल दवाओं में QR कोड लगाए जाने की पहल शुरू हुई है। यह सभी दवाओं में अनिवार्य किया जाना चाहिए और इससे दवाओं की कालाबाजारी थमेगी। दवाओं का गुणवत्ता तय करने में फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम की काफी मददगार साबित हो सकता है। इसमें आप देखिए दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण बनाया जाता है। घटिया दवाओं से जुड़े मामलों की जितनी अतिरिक्त शिकायतें होंगी, कानूनी शिकंजा उतना ही सख्त होगा। दवा उद्योग में संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार शिकायत प्रणाली को मजबूत कर रही है। कुछ दिन पहले दवा कंपनियों के लिए यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिस 2024 लागू किया गया है और इसके तहत आप देखिए अब दवा कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर शिकायत करने की व्यवस्था देनी होगी। कंपनियां चिकित्सकों को प्रचार के नाम पर उपहार नहीं दे सकेंगी। आयोजन में विशेषज्ञ तौर पर आमंत्रित किए जाने वाले चिकित्सकों को ही आने जाने एवं ठहरने की सुविधा दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों के खर्च का ब्यौरा भी यूसीएमपी के पोर्टल पर साझा करना होगा। यूसीएमपी संहिता के एक प्रावधान के अनुसार एक कंपनी अपना सालाना बिक्री का सिर्फ 2% निःशुल्क सैंपल दवाएं बांट सकती। भारतीय दवा उद्योग दुनिया भर में भरोसे का प्रतीक है। वैश्विक स्तर पर 20% जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति भारत करता है। एक अनुमान के मुताबिक जल्द ही भारतीय दवा बाजार $60.9 अरब के स्तर पर पार कर जाएगा। फिर ऐसे में अपने मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर समय रहते सख्त कार्रवाई करनी होगी। नकली दवाओं को बनाना बेचना भ्रष्टाचार ही नहीं मानवीय सेहत के लिए एक बड़ा खतरा भी है। ऐसे में नियामकीय व्यवस्था को मजबूत बनाकर ही नकली और मिलावटी दवाओं से निजात मिलेगी। लेखक लोक नीति विश्लेषक हैं, इनका नाम है अरविंद कुमार मिश्रा। इनके द्वारा ये लिखा गया है। परम सुख, हम सभी समाज के अभिन्न अंग हैं। हमारी हर एक अच्छी और हर बुरी बात का समाज पर असर, अच्छा और बुरा असर होता है। इसलिए संत व्यक्तिगत स्तर की शुचिता और सर्व कल्याण की भावना पर जोर देते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देखना हुआ कर तो देख लिया करिएगा। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वही डाल देता हूँ तो कर लिया करिएगा। ओछी राजनीति आप देखते हैं, महिलाओं का प्रवेश और आगे बढ़ना क्यों कठिन है राजनीति में। आप सभी जानते हैं कि जो एक दूसरे पर टिप्पणियां की जा रही है और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि चोर चोर मोरसेरे भाई जैसा हाल है उनका। यानी कि कोई भी किसी भी पार्टी की नेता सही नहीं है। वो उसके आप देखते हैं दिलीप घोष बीजेपी के हैं और सुप्रिया से नेता आप देखते हैं कि कांग्रेस की लीडर है। ये भी याद रखिएगा। तो दोनों सब बराबर है। वो तो तस्करों का दुस्साहस, पंजाब में तस्करों की ओर से आप देखते हैं, पंजाब में तस्करों की ओर से जिस तरह आए दिन पुलिस पर फायर किया जा रहा है, उससे उनके दुस्साहस का भी पता चलता है। मंगलवार को होशियारपुर के दसूहा में छापा मारने गई पुलिस टीम पर एक बार फिर हमला किया गया और इससे पहले भी इसी जिले में फायरिंग की गई थी जिसमें एक हेड कांस्टेबल बलिदान हो गया था।
तस्करों को उनकी भाषा में ही पुलिस को जवाब देना चाहिए। पुलिस ने तस्कर को ढेर कर दिया है और नशीली पदार्थ की सप्लाई चेन को तोड़ना अति आवश्यक है। नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि तस्करों पर पूरी तरह से नकल नहीं कसी जाती है। मंगलवार को आप देखते हैं कि जिस तस्कर से मुठभेड़ हुई उसका पूरा परिवार नशा तस्करी में संलिप्त है। हिमाचल प्रदेश सहित पंजाब के अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं। पुलिस को यह देखना होगा कि क्या गांव में कुछ और लोग हैं जो नशा तस्करी करते हैं। ऐसे लोगों की यथाशीघ्र पहचान करनी होगी और तस्करों पर आप देखिए शिकंजा कसने के लिए लगातार अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, संगरूर जिले में जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत की घटना के बाद अवैध तरीके से शराब बनाने और उसकी सप्लाई करने वालों के खिलाफ भी मुहिम जारी रहनी चाहिए। पूरे आप देखिए प्रदेश में जहां भी इस तरह का चोरी छिपे कारोबार किया जा रहा है वहां पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी होगी। लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं की जानी चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर आप देखिए जानदार चौकस होने की आवश्यकता है। सेमीकंडक्टर का हब बनने की राह पर तो गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर या चिप परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें से 2 प्लांट गुजरात के सानंद और धोलेरा में खोले जाएंगे और वहीं एक प्लांट असम के मोरी गांव में खोला जाएगा। आज में सेमीकंडक्टर आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं और इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद नहीं बनाया जा सकता है। एलईडी बल्ब, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, वाहन, चिकित्सा और यहाँ तक कि रक्षा उपकरणों में भी इसका उपयोग होता है। वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत में भी स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की बढ़ती खपत के साथ चिप की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत इस मांग को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की राह पर है। जाहिर है कि इन प्लांटों के लगने से भारत की सेमीकंडक्टर की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। तो साथ ही देश में आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। असम के प्लांट में हर दिन 4 करोड़ 80 लाख चिप का निर्माण होता है। वहीं गुजरात के धौलेरा प्लांट में हर दिन 1.5 करोड़ चिप बनेंगे और इस तरह आप देखिए कुछ ही वर्षों में भारत में हर दिन 10 करोड़ सेमीकंडक्टर का निर्माण होने लगेगा, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अभी दुनिया भर में हर साल आप देखिए अलग अलग श्रेणी के लगभग आप देखिए 90,000 करोड़ चिप का उत्पादन होता है। सेमीकंडक्टर बनाने वाले 5 देशों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी एक छोटे देश ताइवान की है। सेमीकंडक्टर के उत्पादन में लगभग आप देखिए 60% हिस्सेदारी ताइवान की है, 15 से 20% हिस्सेदारी दक्षिण कोरिया की है और 10 से आप देखिए 13% जापान की और 10 से 12% अमेरिका और 5 से आप देखिए 10% हिस्सेदारी चीन की है। भारत में अभी सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण नहीं होता है। भारत हर साल अरबों रुपए सेमीकंडक्टर के आयात पर खर्च करता है। जिस प्रकार आधुनिक युग आने पर तेल इंसान की जरूरत बना है और इसके बाद डिजिटल युग में डाटा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया है और इसी प्रकार आप देखते हैं कि अब चिप का युग शुरू हो गया। भारत सेमीकंडक्टर की इस नई क्रांति में एक अहम भूमिका निभाना चाहता है और क्योंकि अब वही देश आगे जाएगा जिसके पास यह तकनीक होगी। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग में बहुत अधिक संभावना है। भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियर और विज्ञानी हैं जो सेमीकंडक्टर उद्योग में काम करने के लिए योग्य हैं। केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और उद्योगों की बढ़ती रुचि के चलते भारत जल्द ही चिप निर्माण में एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने में मदद करेगा। अच्छा कॉलम लिखा गया है। ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ करो तो देख सकते हैं आप लोग। आर्थिक महाशक्ति बनते भारत की भावी चुनौतियां, ये पढ़ना चाहिए आपको जरूर। इसमें कोई संदेह नहीं कि विगत एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है और आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की ओर तेजी से अग्रसर हैं। परंतु इसी के साथ आप देखिए अपने प्रतिस्पर्धी एवं पड़ोसी देश चीन के साथ अपनी तुलना करने पर हमें कुछ कठोर यथार्थ का भी सामना करना पड़ता है। आज नहीं तो कल वैश्विक मंच पर आप देखिए चीन को पछाड़ने के लिए हम ऐसे कठोर यथार्थ को स्वीकार करते हुए उन सभी मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जहां हम चीन से पीछे रह गए हैं। एक और जहां चीन की प्रति व्यक्ति आय $12,000 से अधिक है, वहीं दूसरी ओर भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र $2,200 है, $2,200 है। ये तुलना जरूर आप लोग किया करिएगा। एक तरफ चीन ने अपने देश से गरीबी का उन्मूलन कर दिया है तो वहीं दूसरी ओर भारत में गरीबी एक यक्ष प्रश्न है और इस पर खूब राजनीति भी होती है हमारे देश में। देश की आजादी के समय भारत की स्थिति चीन से काफी बेहतर थी और परंतु भारत के आर्थिक विकास में हुई कुछ भारी गलतियों के कारण हम
चीन से विकास की गति में बहुत पीछे छूट गए हैं और जिसे पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में सरकार के अथक प्रयासों के बल पर बदतर होने से रोकते हुए सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ हो पाई है और दुनिया उसके प्रारंभिक रुझान कुछ समय से देख भी रही है। परंतु आप देखेंगे कि मोदी सरकार के संभावित तीसरे कार्यकाल में आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां कम नहीं दिख रही हैं। बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का लक्ष्य साधने के क्रम में देश की कुछ कठिन चुनौतियों के स्थायी और ठोस समाधान की ओर आगे बढ़ना होगा। इन्हीं चुनौतियों और समाधानों की चर्चा यहाँ की जा रही है। चालू खाते का घाटा, तो अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर देश अपने आयात एवं निर्यात का एक खाता रखता है। यह वैसा ही है जैसे हमारे बचत खाता सभी निकासी एवं जमा का अलग अलग हिसाब रखते हैं और सभी आयात एवं निर्यात संबंधी गणना को बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसमें दो तरह के खाता होते हैं, पहला पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता के नाम से जाना जाता है। पूंजी खाता में वे सभी ट्रांजैक्शन दर्ज होते हैं जो किसी दीर्घकालिक संपत्ति या दायित्व से संबंध रखते हैं। उदाहरण, कोई कर्ज लेना एक दायित्व है तो कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संपत्ति का निर्माण करता है। इसके इतर चालू खाता वह खाता है जहां दर्ज किए गए ट्रांजैक्शन किसी संपत्ति या दायित्व से संबंध नहीं रखते हैं। यह चालू खाता पुनः दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला व्यापार खाता जिसमें सभी वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, कृषि संबंधित उत्पाद हो गए, आप देखते हैं कि आदि, तथा दूसरी इनविजिबल अकाउंट में सेवाएं, लाभांश, दान, उपहार, ब्याज आदि को दर्ज किया जाता है। यदि चालू खाता की इन्हीं ट्रेड एवं इनविजिबल खातों का कुल योग ऋणात्मक होता है तो इसे चालू खाते का घाटा कहा जाता है। यदि चालू खाते का घाटा भारत की लगभग एक स्थायी समस्या बन चुकी है। आसान शब्दों में भारत लंबे समय से निर्यात कम करता है और आयात अधिक करता है, यानी कि आप बेचते ज्यादा है, खरीदते ज्यादा है, बेचते कम है। हम विश्व मंच पर एक आयात प्रधान देश बनकर रह गए हैं और AFP केंद्र सरकार इस बात के लिए प्रशंसा की पात्र है कि इस क्षेत्र को गंभीरता से लेते हुए अपने दूरगामी लक्ष्य पर जिस प्रकार से कार्य कर रही है उसी का परिणाम है कि हमारा चालू खाते का घाटा कम होने की ओर अग्रसर है। भारत का चालू खाता घाटा अप्रैल सितंबर 2022 के 48.8 अरब डॉलर की तुलना में आधे से अधिक घटकर वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में 17.5 अरब डॉलर का हो गया है, परंतु इस घाटे से उबरने में अभी समय लगेगा। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का ट्रेड अकाउंट 189.45 अरब के घाटे में रहा, जबकि इनविजिबल अकाउंट में 150.7 अरब डॉलर का सरप्लस मौजूद था। इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत सेवाओं के क्षेत्र में तो मजबूत स्थिति में है, परंतु वस्तुओं के निर्यात इसमें स्थिति में चिंताजनक है। अब प्रश्न यह आता है कि आखिर चालू खाता घाटा देश के विकास के लिए इतना खतरनाक क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश को व्यापार करने के लिए विदेशी या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता की मुद्रा की आवश्यकता होती है। यदि चालू खाता सदैव घाटे में रहेगा तो अपना व्यापार बनाए रखने के लिए उस देश को हर साल अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का उपयोग करना पड़ेगा। इस तरह से उस देश का यह रिजर्व बेहद कमजोर हो जाएगा और अंततः ऐसे देश दिवालिया घोषित हो जाते हैं। भारत के साथ अच्छी बात यह है कि साल 10 साल हमारे चालू खाते का घाटा देश के पूंजी खाते के सरप्लस से बैलेंस हो जाता है और इस तरह से भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व निरंतर मजबूत होता रहता है। परंतु पूंजी खाते की मजबूती विदेशी निवेश तथा कर्ज से मिलती है और इसलिए आप देखिए बहुत हद तक इस पर वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक स्थितियों का नियंत्रण होता है। मंदी की चपेट में आते ही किसी देश का पूंजी खाता सरप्लस खत्म हो जाता है और ऐसी स्थिति में खनिज तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण तथा प्राकृतिक गैस के आयात पर संकट उत्पन्न हो सकता है, जिसका अर्थ है कि देश में गंभीर स्थितियां पैदा होना और साथ ही पूंजी खाते का मूल्यवर्धन होने का अर्थ लाभ, ब्याज एवं डिविडेंड के रूप में पैसा बाहर जाना भी होता है और इसलिए पूंजी खाते के बढ़ने से विदेशी मुद्रा कोष बढ़ रहा है तो यह है और इसे पूर्णतः स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं माना जाना चाहिए। घाटा कम करने के तरीके। भारत का बड़ा ऊर्जा आयातक होना इस घाटे में बड़ी भूमिका निभाता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का अब देखिए 80% आयात करता है। वित्त वर्ष 2020-21 में खनिज तेलों का आयात 4.59 लाख करोड़ का था। वर्ष 2021-22 में यह आंकड़ा आप देखिए 8.99 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। इस दबाव को कम करने के लिए जरूरी है कि भारत नवीनीकरणीय ऊर्जा की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार ने 2030 तक
भारत की समस्त ऊर्जा जरूरतों का 50% नवीकरणीय माध्यमों से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सरकार देश में बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दे रही है। सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा आधारित आप देखते हैं कि अवसंरचनाओं पर बड़ा निवेश किया जा रहा है, और साथ ही तत्कालिक परिणाम के लिए खनिज तेलों में एथेनॉल मिश्रण को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में सरकार द्वारा 10% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को समय से पहले पूर्ण कर लिया गया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। और इन तमाम आप देखते हैं कि प्रयत्नों से सरकार आयात घटा पूरा करने का प्रयास कर रही है। असमानता, बेरोजगारी एवं कौशल गुणवत्ता। तो आप देखिए, वैश्विक परिप्रेक्ष्य के बाद अब हम घरेलू अर्थव्यवस्था की चुनौतियों पर दृष्टि डालें तो इसका सबसे बड़ी समस्या असमानता है। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 10% लोग देश के 57% संपदाओं के मालिक हैं। कितने? 10% लोग। और जबकि 50% आबादी के पास मात्र 13% संपदा है। लेकिन इस असमानता की स्थिति की गहराई में जाए तो इसके कई मूल कारण दिखाई देंगे, जैसे बेरोजगारी, रोजगार की गुणवत्ता में कमी तथा कौशल विकास, नवाचारों में कमी। इन विषयों को गहराई से समझने के लिए हमें भारतीय आर्थिक विकास नीति को गहराई से समझना होगा। आजाद होने के बाद देश ने एक ऐसे मिले जुले आर्थिक ढांचे को स्वीकार किया जिसमें सरकार अग्रणी की भूमिका में रही है एवं निजी क्षेत्र को बेहद सीमित अधिकार दिए गए। समाजवाद के सिद्धांतों पर चलते हुए भारत सरकार आर्थिक योजनाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी थी एवं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निर्णय लिया जाता था। और आप देखिए कि मानव संसाधन को किस क्षेत्र में लगाया जाएगा। देश की आज़ादी के समय भारत एक कृषि आधारित देश था एवं देश की अधिकतर जनसंख्या खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती थी। तत्कालीन नेहरू सरकार ने विनिर्माण और भारी उद्योगों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया, और इस निर्णय के पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार था कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए भारी उद्योगों का विकास आवश्यक है। इस तरह से आप देखिए, इस विकास का लाभ ऊपर से नीचे की ओर स्वयं जाएगा। विकास की जिस अधोमुखी अवधारणा पर नेहरू ने भारत के आर्थिक विकास का स्वप्न देखा, उसे वास्तव में सरकार के अधिकारी नियंत्रित कर रहे थे। अंतर्गतवा, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के चलते योजना के अनुरूप लाभ का कभी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं सका। इसी के साथ भारी उद्योगों के निर्माण में देश ने इतनी अत्यधिक पूंजी लगाई कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र में निवेश के लिए संसाधन बहुत कम बचे। लिहाजा हमारा देश स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित उन्नति नहीं कर सका। भारत में कौशल विकास। तो भारत में कौशल विकास की स्थिति एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में स्थापित है। मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों से आज भारत में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा हुआ है, परंतु यदि फिनटेक एवं फार्मास्यूटिकल्स को छोड़ दिया जाए तो भारतीय नवाचारों के द्वारा कोई ऐसा क्रांतिकारी बदलाव घरेलू मार्केट में नहीं आया है जिसमें इंटेल, एप्पल या गूगल जैसी क्रांति खड़ी की जा सके। भारत को नवाचारों की दिशा में अभी बहुत अधिक कार्य करने की जरूरत है। कुल मिलाकर नवाचारों की कमी, कौशल विकास की कमी तथा बेरोजगारी एक दूसरे से अंतर संबंधित विषय जिनका स्थायी समाधान शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में बड़े निवेश के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और मोदी सरकार के आगामी कार्यकाल में इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव की अपेक्षा भी की जा रही है। इस तरह के आर्टिकल होने चाहिए। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट VCS की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो आपको काफ़ी मदद पहुंचाते हैं। इंटरव्यू में काफ़ी मदद मिलती है। खरी इस पानी के लिए शादी, तंज कसे जा रहे हैं। बाकी राजनीति की खबरें खूब चल रही हैं। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की GDP का अनुपात बढ़ाया। अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विकास दर के अनुमान को 6.5 से बढ़ाकर 6.8% किया है। औद्योगिक और पूंजीगत व्यय गतिविधि में लगातार वृद्धि के चलते ब्रोकरेज फर्म ने अपना अनुमान बढ़ाया। विकास का आधार व्यापक होगा। ग्रामीण शहरी खपत के बीच अंतर वित्त वर्ष 2025 में कम होगा। निवेश पर 2026-27 तक GDP के 36.2% तक पहुंचने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति 4.5% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। पहली छमाही में 7.50 लाख करोड़ का कर्ज लेगी सरकार हमारी। इसका मकसद आर्थिक वृद्धि को गति देने के साथ राजस्व अंतरों को पाटना है। प्रतिभूतियों से 14.13 लाख करोड़ जुटाने का प्रस्ताव है। फिनटेक कंपनियों की जांच कर रहा है प्रतिस्पर्धा आयोग। चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा का HPCL से करार। 90% तक घट जाएगा मार्च में सोने का आयात। 7 शहरों में जनवरी मार्च में आप देखते हैं कि आवासीय बिक्री 14% बढ़ी। शेयर बाजार में आज से शुरू होगा ये आप देखिए T+0 सेटलमेंट सुविधा। ये आप देखते हैं कि इसमें
जिन शेयरों में T+0 सेटलमेंट प्रक्रिया उपलब्ध होगी उन्हें बजाज ऑटो, वेदांत, हिंडाल्को, SBI, ये सब देखने को। T+0 सेटलमेंट में शामिल शेयरों की ट्रेडिंग का समय सुबह 9:15 से आप देखिए दोपहर 1:30 तक रहेगा। और आप देखते हैं कि सेबी ने बदलते समय से तालमेल बनाए रखने के लिए अपने निपटान चक्र को 2002 में T+5 से T+3 और उसके बाद 2003 में T+2 कर दिया था और T+1 के एक वर्ष के अंदर ही T+0 सुविधा प्रदान की गई है। और आप देखते हैं कि इसमें अगर सुविधा की बात करें हम लोग तो VSE और NSE गुरुवार से चुनिंदा शेयरों के लिए वैकल्पिक आधार पर T+0 ट्रेड सेटलमेंट उसी दिन व्यापार निपटान की सुविधा शुरू करने जा रहा है। यह सुविधा इक्विटी कैश मार्केट में मौजूदा T+1 निपटान के अतिरिक्त होगी है। शुरुआत में T+0 सेटलमेंट का विकल्प सिर्फ 25 शेयर तक सीमित रहेगा। पहली MPC की बैठक 3 अप्रैल से होगी। RBI की मौद्रिक नीति समिति की बात हो रही है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 सरकार की तरफ से आप देखते हैं, 3 RBI की तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र ने बढ़ाई आर्थिकी की रफ्तार। कोरोना के बाद GDP में हुई 235 आधार अंकों की वृद्धि में महाराष्ट्र ने 56 और यूपी में 40 अंकों का योगदान है। गुजरात में प्रति व्यक्ति आय में 1.9 गुना वृद्धि हुई। सरकार के प्रयासों से राज्यव्यापी असमानता में भी कमी आई है। कुछ और सुधार लागू कर 9% हासिल कर सकता है भारत विकास। अब आप देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। भारतीय चालक दल की त्वरित कार्रवाई के मुरीद हुए बाइडेन साहब। ये बाल्टीमोर हादसा हुआ है ना, जो अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत के बाल्टीमेर में मंगलवार को मालवाहक जहाज की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया। ये आप देखते हैं जहाज ब्रिज जो था। जून में जहाज डाली की मशीन में मिली थी खामी। चलिए ये सब आप देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रगान के लेखक के नाम पर रखा गया था पट्टाप्स को नदी पर बने पुल का नाम। बाल्टीमोर की पट्टाप्स को नदी पर बने फ्रांसीसी स्कॉट की पुल का नाम अमेरिकी राष्ट्रगान द स्टार स्पेंगल्ड बैनर के लेखक और अमेरिकी वकील के नाम पर रखा गया था। 1812 में ब्रिटेन से युद्ध जीतने के बाद फ्रांसिस स्कॉट ने एक गीत लिखा था जो बाद में अमेरिका का राष्ट्रगान बना। इस पुल का निर्माण 1972 में शुरू हुआ था और 23 मार्च 1977 में इस पुल को यातायात के लिए खोला गया था। और कार सीमेंट और कोयला निर्यात पर होगा इसका असर। चलिए तो उसी की बातें हो रही हैं। भारत के साथ सैनिक वापसी समझौता नहीं बताएगा मालदीव। मालदीव में नए राष्ट्रपति बने हैं ना, तो उनका झुकाव पाकिस्तान की किसकी चाइना की तरफ देखा जा रहा है। सीमा पर पारंपरिक सैन्य तैनाती के बाद ही चीन से सामान्य होंगे संबंध, ये हमारे जयशंकर साहब कह रहे हैं। भारत ने भूटान को जारी की 5 अरब की दूसरी किस्त, आप देखेंगे। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के साथ लड़ाके मारे गए। इजरायल हमास में चल रहा है। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखिए चाइना देखने को मिलेगा, नेपाल है, यहाँ भूटान आपको देखने को मिलेगा, ये रूस है, यूक्रेन है, यहाँ आपको इजरायल देखने को मिलेगा। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी है, ये अरब सागर है। इन्हीं क्षेत्र की बात हो रही है। लंदन में हेड कैंपेन चलाने वाले भारतीय उत्कर्ष को बचा नहीं पा रहे हैं, सत्यम कह रहे हैं। चलिए ये आप देखिए कानून के तहत PTI की रैली होने दें इस्लामाबाद में, कोर्ट कह रहा है। ये पाकिस्तान की बातें हैं, कुछ भी हो। ये आप देखिए थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की तैयारी हो रही है। आजकल आप देख रहे हैं इस तरह के मामले आ रहे हैं ना, एक लड़की लड़की से शादी कर ले रही, लड़का लड़के से शादी कर ले रहा है, तो उसी की बात हो रही। टाइटैनिक में रोज को बचाने वाला दरवाजा 5.99 करोड़ रुपए में नीलाम। ऑक्शन हाउस ने हीरो फ्लोटिंग बोर्ड पैनल को टाइटैनिक प्रोप के रूप में वर्णित किया। चीन ने मालदीव को भेजा तिब्बत ग्लेशियर से एकत्रित 1500 टन पानी। ये भी आप देखेंगे, आप लोग देखते रहिए। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, तो क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते हैं। तो IPL की शुरुआत कब हुई थी ये आप लोग बताइएगा, नीचे लिखिएगा। उरुग्वे के क्लब कोलोन से जुड़े विजय छेत्री
ये आप देखेंगे। कोल सार्ट की टीम ने जीता प्रो एम टूर्नामेंट। खिताबी सूखा खत्म करने उतरेंगे लहेडी। पेरिस ओलंपिक का टिकट पक्का करने की कोशिश में लगे हैं ना अनुभवी भारतीय गोल खिलाड़ी। अब ये भी चलिए, क्रिकेट का क्षेत्र है, आप लोग देखिए खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा, और क्या उपलब्धियां उसने देखी हैं। बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी सेमीफाइनल में आप देखेंगे। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी है ना रोहन बोपन्ना, ऑस्ट्रेलिया के उनके जोड़ीदार मैथ्यू एवेन ने यहाँ मियामी ओपन में नीदरलैंड के सैम वारवीक और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पैट्रिक स्मिथ को हराकर वर्ष के तीसरे पुरुष डबल सेमीफाइनल में जगह बनाई है इन्होंने। अच्छी बातें हैं, गलत क्या। डीप फेक, अफवाह, फेक न्यूज, धोखाधड़ी के लिए एआई सबसे मजबूत हथियार बन रहा है। आजकल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफी बातें हो रही हैं, ये भी याद रखिएगा। कॉपीराइट से जुड़े मुद्दे, पूर्वाग्रह की समस्या, प्रशिक्षण की आवश्यकता। चलिए तो देख सकते हैं आप लोग, ये चुनाव के लिए मेटा का अभियान, ऑडियो, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट से इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैला कर मतदाताओं को भ्रमित करने की बातें भी होती रहती हैं। एंड्रॉइड यूजर के लिए बड़े काम के हैं एआई फीचर्स। चलिए पढ़ सकते हैं आप लोग। केमिकल युक्त गुलाल से ही भभकी थी उज्जैन के महाकाल में मंदिर में आग, जिसमें आप देखते हैं कुछ पुजारी लोगों को नुकसान हुआ था। या आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से ही पॉइंट मिल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा डायनासोर पदचिन्ह। ये आप देखते हैं कि 2017 में आज ही जीवाश्म विज्ञानियों ने ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर पदचिन्ह की खोज की थी, जिसकी माप आप देखिए 5.9 फीट थी। यह पदचिन्ह इतिहास के सबसे बड़े डायनासोर प्रजाति सारोफार्ड का था। सारोफार्ड 4 पैरों, लंबी गर्दन और पौधे खाने वाले डायनासोर थे। फ्रांस में दुनिया के पहले सी फिलेन केनार्ड ने भरी उड़ान। 1910 में आज ही फ्रांस के हेनरी फेब्रे ने विमान को जमीन से नहीं बल्कि पानी से सफलतापूर्वक उड़ाकर उसे वापस पानी में ही उतार कर इतिहास रच दिया था। 14 मीटर चौड़े, 8.5 मीटर लंबे और 380 किलोग्राम वजनी और केनार्ड ने 600 मीटर की दूरी तय की थी। दोहरा शतक जड़ने वाले पहले भारतीय पॉली उमरीगर क्रिकेट पॉली उमरीगर का जन्म 1926 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। 1944 में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। 1952 में आप देखिए इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट मैच में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 130 रन बनाकर भारत की ऐतिहासिक पहली टेस्ट जीत में बड़ी भूमिका निभाई। 1955 में आप देखिए हैदराबाद में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 233 रनों की पारी खेलकर टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले भारत की पहली क्रिकेटर बने। 1962 में पद्मश्री से सम्मानित हुए। 7 नवंबर 2006 को उनकी डेथ हो गई थी। मिल्की वे के ब्लैक होल का ध्रुवीय दृश्य, ये हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में केंद्रीय ब्लैक होल के आसपास चुंबकीय क्षेत्र देखा गया है। जेली और अंगूर से बनाए दिमाग से एम्स में डॉक्टर सीख रहे हैं सर्जरी। सब मिलने में होने वाली परेशानी अधिक खर्च के बाद तैयार किया गया ये दिमाग। चलिए, बचपन की निष्क्रियता से समय से पहले नाड़ी क्षति का जोखिम, अनुसंधान कह रहा है। बाहरी कृत्रिम रोशनी से स्ट्रोक का खतरा। प्रकाश प्रदूषण, वातावरण में रह रही दुनिया की लगभग 80% आबादी। हाल ही में यह शोध स्टॉक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। 28,000 से अधिक वयस्कों पर किया चीन के विज्ञानियों ने शोध। 777 इस्केमिक थक्का आप देखते हैं स्ट्रोक के मामले, 133 हेमोरेजिक स्ट्रोक के मामले। चलिए, चर्चा में टैप के रोल जैसा दिखने वाला ब्रेसलेट। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए और ईमानदारी से लगे रहिए अपने काम में। धन्यवाद।